तो जो ऑनलाइन मतलब अब आपको पता ही है, आपके अब चलते रहेंगे है ना, तो ऑफ कोर्स वो वही करता रहेगा। दिस टेस्ट डज नॉट टेल कि आगे वाला टेस्ट कैसा होगा, क्या वो देयर विल बी ह्यूज वेरिएशन, कभी कुछ आसान कभी कुछ मुश्किल या कुछ भी ऐसा। कितना स्कोर इसमें आना चाहिए मैं आपको एग्जैक्ट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा एक बार आपका रिवैल्यूएट हो जाए, मैं फिर क्या नहीं है पहले टेंशन ना हो, बट आई विल कंपेयर एंड टेल ये सेम टेस्ट मतलब आई हैव डाटा कि पिछले सालों में कैसे कैसे बच्चों की परफॉर्मेंस रही है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन दो ऑप्शंस सेम ही है और दो भी कर यस यस करेक्टिंग ऑप्शन if you go to best possible वैसे क्या करेगा आंसर कौन सा है, रूट आएगा उसमें पूरे में रूट आएगा डिनोमिनेटर और भी ये रिपोर्ट की हुई yes ये ऑनलाइन जा रहे हैं लोग। हाँ भाई बच्चों, ऑनलाइन वाले प्लीज टेल मी व्हाई आर यू ऑनलाइन। वो आश्वित ने छोड़ दिया ये सुन के। बच्चों जो मेरी ये सारे लेक्चर YouTube पे डलते रहते हैं ना ऑटोमेटिक, तो उस दिन भी जो थोड़ा सा वो कर रहे थे, जो ऑनलाइन वालों को हम दिखा रहे थे, तुम गाने में गा रहे थे, वो भी डल गया उस पर। तो मैं देख रहा था कि ये तो जो लेक्चर वाली वीडियोस होती हैं मेरी, उस पर जनरली जो व्यूज होते हैं वो ऐसे जो आपके बैच वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जनरली 15 से 18 व्यूज, उसके 70 व्यूज थे। बच्चों डिस्कशन वाला है कुछ कम? yes देखो 01 में हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 F पार्ट, G पार्ट, एक्सरसाइज 1 F का 12th। तो इसमें क्या होगा कि ये जब हमने एयर ब्लो की, तो आप ये सोचो कि जो वर्टिकल पोर्शन है यहाँ पे पार्ट ए लिखा है और एक और हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ट्यूब का, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में अगर एयर ब्लो करने लगी तो वहां पे प्रेशर को क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वहां प्रेशर कम हो जाएगा तो नीचे वाले लिक्विड को क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, फिर मूव टुवर्ड्स द, तो इस कारण से जो लेवल है वो राइज करेगा। तो 7 ये 12 सबको क्लियर हो गया? yes sir At a given point, the magnitude and direction of the velocity of the fluid.
तो बच्चों किसी भी एक पॉइंट पे तो वेलोसिटी वही रहती है ना, जो भी पार्टिकल उस वहां पे आएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये जो बच्चों लैमिनार फ्लो होता है, इज द टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल आएगा उसकी वही सेम वेलोसिटी होगी ना हमेशा। बात समझ रहे हो उसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, कि उस पॉइंट पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है वो पूछ रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो उस पॉइंट पे तो जो भी पार्टिकल आएगा उसकी हमेशा वही वेलोसिटी रहेगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि वो था कांस्टेंट। और कोई बच्चों? सेकंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लीड्स टू law of conservation of moments of liquid flow, law of conservation of energy, partition of energy, conservation of mass system. तो बताओ बच्चों क्या होगा इसमें से? मतलब उन्होंने जबरदस्ती बनाई हुई है कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम कि फ्लूइड के हर पोर्शन की एनर्जी सेम होगी। क्या बनेगा बच्चों? हुआ किसी का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ लिक्विड फ्लो। उसका क्या मतलब? मोमेंट पर कहां पे और मोमेंट वर्ड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है ना। तो मोमेंट का तो मतलब रिलेशन होता है टॉर्क से, रोटेशन से। तो अब ए नहीं आएगा उसका कुछ नहीं। फिर क्या बचा? डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कैसे बना? जो डी ऑप्शन है, हम नॉर्मली कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या लिखते हैं? a into b एरिया into वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम उसको रो से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, एंड हम जो लिक्विड्स पढ़ते हैं हम उसमें डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या करती है? मतलब पहले यूनिट्स क्या थे उसके? मीटर क्यूब पर सेकंड थे। अगर उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट्स बन जाएंगे केजी पर सेकंड, जिसको हम पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते थे, ये बन जाएगा मास फ्लो रेट। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पर सेकंड जितना मास एंटर किया उतना मास एग्जिट करेगा। क्लियर बच्चों? बाकी हो गए? यस। जी पार्ट ओके। तो बच्चों हमारे दो पार्ट्स खत्म हो गए। आपको क्या था? आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे जा रहे हैं, व्हिच इज नॉन आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट। उसकी हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज सरफेस टेंशन। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की। तो बच्चों आपको ख्याल होगा जब हम आइडियल फ्लूइड्स की बात कर रहे थे वहां पे हमने क्या कहा था कि वो फ्लूइड्स किधर को फोर्स लगा सकते हैं। हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन ही एग्जर्ट कर सकते हैं, मतलब अपने सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। तो नॉन आइडियल फ्लूइड्स में ऐसा होता है कि वो सरफेस के पैरेलल भी फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो जैसे मान लो ये दीवार है जो आपके सामने है। अगर तो आइडियल फ्लूइड्स की बात करते हैं तो अब दीवार के फोर्स किधर को कहते हैं, सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही अब नॉन आइडियल फ्लूइड्स आ जाते हैं तो सरफेस के पैरेलल भी लग सकती है, मतलब ऊपर या नीचे को भी फोर्स। एक्सक्यूज मी सर, इसको बच्चों हम जो सरफेस के पैरेलल होती है वो सॉलिड्स से बताओ कौन सी फोर्स होती है, किस टाइप का स्ट्रेस होता है, Shear stress। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नॉन आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर शियर स्ट्रेस, तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्सेस के साथ लिख दो और शियर स्ट्रेस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, तो हम जो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज सरफेस टेंशन, हेडिंग दे दो अब सरफेस टेंशन। और इसको समझने के लिए बच्चों आपको ख्याल होगा कि एक हम शायद केमिस्ट्री में आपने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा, वी टॉक अबाउट एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। वो क्या होती है? हाँ बच्चों बताओ, व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव? सुना है कभी एडहेसिव वर्ड में? सुना एडहेसिव का होता है फेविकॉल, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे फेविकॉल क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेविकॉल? तो दो सरफेसेस, दो अलग अलग सरफेसेस को भी चिपका सकते हैं। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है दो सेम मॉलिक्यूल्स में फोर्स, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। एडहेसिव का मतलब है किसी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव का मतलब है आपस में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस सरफेस टेंशन फर्दर। तो लिखो एडहेसिव फोर्स, attractive forces between different molecules, and आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था ना कल परसों, है ना सर? आपने बताया था नहीं उनको मार्क्स वगैरह ना अभी मैं थोड़ा सा आपको बस वो मार्क्स बताने थे कि अभी गरम गरम है बात, है ना, फिर ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। आपका एडवांस का जो टेस्ट हुआ था ना, वो सेम टेस्ट हमने उज्जवल मेहता के बैच का टेस्ट किया था जब वो पढ़ रहे थे। बस आपके और उनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि उनके टेस्ट साथ साथ में होते थे, जैसे अभी पढ़ा दिया तो उससे थोड़े दिनों बाद हो गया, आपका थोड़ा सा गैप लगा के हुआ। तो गैप में वैसे तो जिसमें गैप में परफॉर्मेंस आती है वो मेरे को ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि साथ साथ में सब कुछ याद रहता है, गैप में जल्दी भूल जाते हैं। उज्जवल के उसमें नंबर थे 200, उसके नंबर हमेशा थोड़े से बाकी लोगों से 20-25 ज्यादा रहते थे। लेकिन सेकंड उसमें शुभ कर्मन था जिसके थे 179, उसके बाद थर्ड था 178 जतिन सिंगला। शुभ कर्मन की रैंक 180 आई थी मेंस में, और एडवांस में थोड़ी सी पीछे थी क्योंकि उस दिन खराब हो गया जो भी बात। तो शाखा गरबंदा के 177 थे। बट इन तीनों बच्चों में ये एक चीज अलग थी आप लोगों से, उन सब ने 10th में डमी लिया हुआ था। 10th में डमी लिया हुआ था मतलब 10th में उन्होंने 12th कर लिया। तो जब आप 10th में 12th कर लेते हो तो आपका दिमाग वैसे ही खुल जाता है, और जब आप 11th में आते हो तो आप बाकियों से तो थोड़ा वैसे ही प्रो होते हो, नहीं सही बात है। तो ये थोड़े से प्रो थे अपन, जो नए बच्चे थे रिलेटिवली, जो अच्छे थे लेकिन नए, जैसे अंशिव सिंगला उस टाइम 10th में था एंड ही यूज्ड टू सिट इन दैट बैच। अंशिव सिंगला के 164 अंशिव सिंगला, जिसके भी 680 रैंक आई, वो उस टाइम 10th में था, अच्छा था लेकिन पढ़ाई में। रोहन कौशल इसकी आईआईटी में 500 रैंक आई थी, उसके 157। जिस भी बच्चे की 1000 से आसपास रैंक आई है सबके 150 से ऊपर नंबर थे।
आपके बैच में कल मैंने नंबर देखे थे 150 से ऊपर थे, सबने यही दिया था टेस्ट ईमानदारी, कोई जादूगर तो नहीं है घर पे ही सीन बना दिया उसने। तो 150 से तो 6 लोग थे आपकी क्लास में, एक वंशिका थी, वंशिका थे, एक अनुभव के थे, अनुभव है अनुभव, एक दीपिक के थे, एक आपके भी थे, एक हर्षप्रीत के थे, इन्हीं के थे। और किसी के थे 150? पार्शियल मार्किंग, चलो पार्शियल मार्किंग में सर इनकी भी शायद हुई होगी ना, वही मैंने चेक करना था, वही मैंने इनको कहा था कि पेपर तो सेम है तो पार्शियल उनको मिले होंगे, बिना पार्शियल के तो उज्ज्वल के 200 कैसे आएंगे, तो पार्शियल में उनके लगे होंगे, गलत तो कुछ होगा, तो पेपर तो अपन ने सेम ही लिया, कोई चेंज नहीं था, वो ऑनलाइन में रहेगा सब। तो बेसिकली पार्शियल मार्किंग हो जाएगी, तो थोड़े बहुत और नंबर आपके इंप्रूव हो जाएंगे। रिकैलकुलेटेड। अब मैं आपको इसमें से ना एक अच्छी और एक बुरी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अभी हमारे इतने नंबर हैं तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 नंबर है और उनकी आईआईटी में 4000 रैंक भी आई, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके 150 है लेकिन उनकी 4000 नहीं है, उनकी 10,000 भी आई। उसका रीजन ये है कि अभी 6 महीने में आप देखो, 6 महीने जब हमने स्टार्ट किया था और आज के लेवल में भी बहुत फर्क है। लेवल मतलब योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज। कुछ बच्चे उस टाइम में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन अब थक गए, कुछ थे कि जब थके हुए थे लेकिन अभी जोश आ गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो रेस बड़ी लंबी है, बहुत लंबी रेस है। 1.5 साल तक अगर आप थक गए तो फिर इन मार्क्स का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब जो जेईई एडवांस के टेस्ट होंगे, ये आपके लिए बेस्ट मौका है पूरी 11th को कंसोलिडेट करने। सर लोगों ने बताया भी होगा, पूरी मैथ्स कंसोलिडेट, पूरी फिजिक्स कंसोलिडेट करने का। इसके साथ साथ आपको सारा सिलेबस आपका 11th के एंड तक रिवाइज होगा। क्या है ना, एक बार आपको अभी जरूर जैसे बात करें ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि आपको डबल सिलेबस हैंडल करना है, बट जो बहुत अच्छी बात होगी वो ये होगी कि जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी 11th आ गई। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें ऐसा लगता रहता है कि पिछला भूलते जा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, 11th एंड जब होती है तो हम बात कर रहे होते हैं कि सर 11th रिवाइज क्यों होगी, क्यों? क्योंकि वैसे लग रहा था कि हम तो भूल गए। तो अब जो आपके जिस तरह टेस्ट चल रहे हैं आपको फीलिंग नहीं आ सकती। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आपका पहला टेस्ट होगा 12th का, उसके साथ हम 11th 30% 25% भी दे सकते हैं। फिर आपको जब आपका सिलेबस खत्म होगा, अब अगले साल तो कोविड रहेगा नहीं, तो ये सब तो चलेगा नहीं जो अभी चल रहा है कि पेपर का पता नहीं है। अगले साल तो पेपर जनवरी में होंगे, सब फिक्स होएगा आपके टाइम, समझ गए ना? तो फिर अपने को टाइम ज्यादा मिलेगा, रिवीजन आपका क्विक होगा। इनफैक्ट रिवीजन करने की आपको जरूरत ही महसूस नहीं है। जिन बच्चों की रैंक अच्छी आती है ना, जिनकी अपन फोटो देखते हैं 100 में रैंक आती है, बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 12th के बिगिनिंग से पहले उनका सारा सिलेबस खत्म होता है। रजित बंसल ने क्लास 11th में INPHO में टॉप 30 में था, क्लास 11th में। आप लोग दोगे आपके 50% नंबर भी नहीं है, तो उसके कैसे थे? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। सर 8वीं 9वीं से जब से वो हमारे यहाँ आया था, इसको एक्स्ट्रा फिजिक्स कराते थे, वो फिजिक्स में अच्छा भी था। बाय द टाइम उसकी 11th खत्म हुई, उसके बैच वालों का फिजिक्स नहीं हुआ था लेकिन उसको सारी फिजिक्स आती थी और फिजिक्स ओलंपियाड उसने क्रैक भी कर लिए। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप 11th से 12th में जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तो पता है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, हमें तो पता नहीं रोटेशनल क्या था, हम तो भूल गए सर सरफेस टेंशन सारा। इस चीज को अभी से आप स्टार्ट से करके चलो। जिनके भी नंबर अभी कम भी हैं आप जोड़ लगाओ, तभी मजा आएगा, वरना इन टेस्टों में कोई फायदा नहीं। ठीक है। दूसरा काम आपको करना है कि जो टेस्ट हुआ, जैसे इस संडे आपका टेस्ट हुआ, हम अभी फ्राइडे तक आपकी डिस्कशन क्लास रख देंगे ऑनलाइन। गौरव सेठी सर, मेरे उत्कर्ष सर में से कोई, उधर से गौरव मित्तल सर, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पेपर। उस पेपर से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए अपने आप से, आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, और पेपर कंप्लीट होके पेपर का जो A4 शीट में सॉल्यूशन बनके आपके पेपर के साथ हार्ड कॉपी ले लेना मोहन जी से, फाइल में लग जाना चाहिए। जो बच्चा दूसरी बात मैंने आपको बताई हुई थी, इजी मीडियम हार्ड, वो क्लासिफाई करना है ना। ऑल्दो इस टेस्ट में आपके स्कोर्स मेरे थोड़े हायर साइड है, तो स्टिल यहाँ पे भी आप क्लासिफाई तो कर ही सकते हो, इजी मीडियम हार्ड। कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो पक्का होने चाहिए थे, कौन से ऐसे थे नहीं आते, नंबर वही आते हैं 200 100 230। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज नहीं करते। अभी अपने को उस प्रिपरेशन माइंडसेट से काम करना है।
कि आपके मेंस के टेस्टों में नंबर अच्छे हों, और जैसे अभी इस वाले मेंस में आए 260 थे ना, 260 थे आपके, उसके बाद 250 से ऊपर होने और नंबर डाउन हुए ना, उसका क्या रीजन है? स्पीड बढ़ गया है ग्रीन वाली करेक्शन करना है। एक करेक्शन है। एक तो लास्ट क्वेश्चन है, एक से जो अल्फा पर बीटा वाला तो उसमें सिंबल ना बीच में है, वो तो समझ नहीं आता। अच्छा चलो मान लो बढ़ा लो, 20 नंबर और बढ़ा लो, कितने हो जाए? चल 18 बढ़ गए। चलो 18 बढ़ा लो, 258 भी तो कम ही है, कौन ज्यादा है? कम मतलब वैसे कम नहीं है, बट वैसे कम है कि आपको लगता होगा कि इससे ज्यादा आप ले सकते थे, पेपर इतना हार्ड तो था। वो पेपर आपने सॉल्व कर लिया सर? क्या उसके सॉल्यूशन आपने लगा लिए? तो क्या करते हैं? अब मैं जैसे आपको जुल मेहता की बात बताता हूँ छोटी सी, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्पेशल होता है। जुल मेहता के किसी भी टेस्ट में आज तक 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं हुए, हाईएस्ट था वो उसका। 360 में से 350 एक आधी बार आया, वरना 355 आते थे या 360 या एक आधी बार 45 आए होंगे आपको उसके पुराने। फिर भी वो 90 के 90 क्वेश्चन सॉल्व करता था, 2 पेज में सॉल्व करता था, 1 घंटे में सॉल्व करता था, और वो अपने पेपर के साथ लगा के रखता था। रफ में क्यों बनाने, जब बना ही रहे हो उसको फेल ही कर लो, इससे अच्छा। फेल मतलब इतना मिस इंडिया मत बनाओ उसे, और थोड़ा अच्छे से साफ साफ करो ताकि आपको पता तो कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। वो यही सारा काम करता था। अब आप सोचो कि आपके अगर 355 आने लग जाए, तुम तो इस कमरे में रहोगे तो तुम ऊपर ऊपर उठोगे, भैया हम तो मतलब पता नहीं कौन से मतलब उससे आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं। लेकिन वो तो फिर भी सारा काम करता था, सारा एक एक सोल्यूशन, चाहे उसको आया हो क्वेश्चन या नहीं आया, बट वो करता 1 घंटे में था। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रिपरेशन में थोड़ी कमी है। आप बनाती हैं? और कितनी देर में करते हैं? 1.5 घंटे पूरे हो गए थे बात? हो गए थे बात पेपर के बाद सारे? क्या डाउट है? जो आर एन टाइम्स a स्क्वायर प्लस b माइनस, वैसा क्वेश्चन किया आपने? 6 6 6 8 8 8 4 4 4 उसमें करेक्शन है, पर वैसा किया तो होगा नहीं क्या? कोई बात नहीं, बाकी सारा डन है। आपने बनाए? आपका स्कोर आजकल कम क्यों हो रहा है? आपका नाम क्या है? ईशा, ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? उन चीजों पे काम करना है। अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में मेहनत बढ़नी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो चलो बस ठंडा हो जाए काम सारा। अभी मेहनत करो, 4 महीने पड़े हैं एक तरीके से साल के, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पड़े हैं फरवरी तक, खींचो काम। एक मैं मीटिंग आप लोगों से दोबारा रखूंगा जब सर की क्लास नहीं होगी, वो मैं बता दूंगा कब रखूंगी, उसमें कुछ और बातें भी करेंगे, ठीक है जी? चलिए तो बढ़िया। मैं आपसे पिछले साल वाला भी शेयर करूंगा, पिछले साल भी दिया था। अच्छा, पिछले साल वालों से अच्छे नंबर होंगे आपके मेरे ख्याल से, नहीं क्योंकि वो इतने सीरियसनेस से पेपर दे नहीं रहे थे, देते थे लेकिन आप लोगों को और अच्छा करता, मेहनत करो, ठीक है? तो जो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि उनका थोड़ा जल्दी हुआ था, तो आप में उतना मतलब मैच्योरिटी ज्यादा आ जाती है, तो थोड़ा सा तो हमें वो भी डिस्काउंट करना चाहिए। बट एनीवेज आगे आपके और टेस्ट भी होंगे तो अपना और बेटर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। बट अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना बच्चों, वो ये है कि अभी तो बहुत चेंजेस आते हैं इतनी जल्दी ना, कंपैरिजन से सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि हम राइट नाउ ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट उसमें गोइंग फॉरवर्ड इतना लंबा टाइम है। अब अगर मैं जैसे सर ने भी बोला ना कि जो आपसे अगला बैच है उससे तो कम ही होंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइम तो वो भी थोड़े सीरियस थे, अगले साल उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट कर लिया। तो वो तो देखो सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा आपके मार्क्स आने कम शुरू हो जाएंगे, तो वो तो फिर अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने 11th में सेम लिए थे या ज्यादा भी नहीं से। बट हाँ, अगर जैसे आपका एक बार रिवाइज रिजल्ट आता है और फिर आप कंपेयर करके कैन गेट दिस आइडिया कि हाँ प्रेजेंटली आप कहां स्टैंड। एक और डिफरेंस अगर मैं चलो उसकी बात कर ही रहे हैं, तो
उनका उससे पहले कोई भी और टेस्ट नहीं हुआ था, जैसे आपके तो फिजिक्स के में 3-4 टेस्ट का ना, उनका कोई भी नहीं हुआ, तो उनका तो सीधा यही टेस्ट। चलो ठीक है बच्चों, ये लिख लिया एडेसिव कोहेसिव, देखो चलो ओके। तो बेस्ड अपॉन दिस बच्चों क्या होता है, मान लो हम एक ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है, हम बच्चों उसके अंदर दो अलग अलग पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल 1 रेड कलर का जो बिल्कुल सरफेस पे, और एक पार्टिकल 2 जो अंदर है। पार्टिकल 2 पे बच्चों कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एडहेसिव या कोहेसिव? उसके तो आसपास वाटर ही है सारी तरफ, तो उस पे कोहेसिव फोर्सेस लग रही होंगी हर तरफ से। जो पार्टिकल 1 है उस पे नीचे की तरफ से तो कोहेसिव लग रही है वाटर के कारण, और ऊपर एयर के कारण एडहेसिव फोर्स, है ना? तो नाउ इट सो टर्न्स आउट कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वाटर एयर वाला कॉम्बिनेशन लें, यहाँ पे टर्न्स आउट कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बट इस केस में ऐसा है कि जो वाटर की कोहेसिव है वो वाटर एयर की एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा। यहाँ तक समझ लो? ठीक है, तो एक बार फिगर बना लो, फिर देखते हैं कि ये होने से क्या हुआ। जो डेफिनेशन लिखते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इस केस में वो मॉलिक्यूल बड़ा होते हैं। रिटर्न बच्चों, अब जो देखो, अब समझना है हमें जो कंसेप्ट है, जो तो पार्टिकल 2 है उस पर तो नेट फोर्स 0 होगी, जो पार्टिकल 1 है उसके साथ क्या होगा, उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गई। तो क्या होता है बच्चों, ये पार्टिकल 1 की खासियत क्या है, ये मतलब डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है पार्टिकल 1, वो कहाँ पे है पार्टिकल 1? सरफेस पे। ठीक है, मेन बात समझने वाली है कि सरफेस पे है, ये एयर के कांटेक्ट में, राइट? तो क्या होता है, सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब हमें ये भी पता है कि एक लिक्विड के अंदर देयर आर एम्प्टी स्पेसेस कंपेयर टू सॉलिड, यही फर्क होता है। तो बच्चों उस कारण से क्या होता है कि जो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ, सारे तो नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है,
तो देखो जो टॉप लेयर पहले ऐसे थी, सारे मॉलिक्यूल्स में आपस में कोएसिव फोर्सेस जो लग रही हैं साइडवेज लग रही हैं, सिर्फ टॉप लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। मैंने बीच बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स को नीचे भेज दिया, यहां तक देखो। इस केस में मतलब डाटा से निकल आता है, कोई लॉजिक नहीं। यहाँ बच्चा ऐसे भी दिखाओ, मतलब जो टॉप पे जो है उस पे नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे को भी तो लगा रहा होगा। हाँ जी, तो अब बताओ बच्चों मुझे, ऐसा होने से ये जो टॉप लेयर है उसके साथ क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगी? टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे चले गए, तो बाकी मॉलिक्यूल्स क्या कोशिश करेंगे? उसकी जगह आने की कोशिश करेंगे, मतलब पास आने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जो टॉप लेयर है वो इस तरह से बिहेव करती है कि एज इफ वो श्रिंक करना चाहती है, उसके मॉलिक्यूल्स पास आना चाहते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? राइट, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं एज सरफेस टेंशन। टेंशन वर्ड क्यों यूज किया हमने? टेंशन का मतलब ये होता है ना कि जहां खिंचा हुआ होता है कुछ, थ्रेड में हम कहते हैं कि, और सरफेस वर्ड क्यों यूज किया? सरफेस पे, ठीक है। तो ये बच्चों हम एक बार तो समझ रहे हैं ब्रॉडली इसको एडेसिव कोहेसिव में, उसके आगे कभी जरूरत नहीं पड़ती इसको यूज करने की। आपको जो जरूरत पड़ेगी यूज करने की वो ये एक सिंगल लाइन है कि आपने ये समझना है कि एक लिक्विड की कोई भी सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में आ गई, वो सरफेस ऐसे बिहेव करती है एज इफ कि वो सरफेस खिंची हुई है, वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, ठीक है। इसको याद रखने का बेस्ट एग्जांपल ये है कि इमेजिन करो जैसे एक बलून है, हमने बलून के अंदर हवा भर दी, ठीक है। तो हवा भर दी तो मतलब जो बलून की सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में आ गई, और अब वो बलून की सरफेस क्या कोशिश कर रही होती है?
मतलब किस हालत में है वो सरफेस? खिंची हुई सरफेस है ना, जो कि कंप्रेस होना चाह रही है। तो लिक्विड की सरफेस हमेशा वैसे बिहेव करती है एज इफ एक बलून की खिंची हुई सरफेस। बस ये एक लाइन याद रख लो, आपको हर जगह एकदम 100% क्लियर हो जाए कि क्या करना है। बात समझ आ रही है? तो ये लाइन लिख लो। जो मॉलिक्यूल्स नीचे गए हैं वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए नहीं है ना, ये उन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, तो जहां जहां पे कोई एम्प्टी स्पेस है वो वहां से नीचे चले गए। मतलब इंक्लाइन आने से नीचे गए वो, तो उनका वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं, डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम कुछ एग्जांपल सोचें इस प्रॉपर्टी के, कोई आप सोच सकते हो सरफेस टेंशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स? सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में आई वो अपने एरिया मिनिमाइज करना चाह रही है, लिक्विड सरफेस। मतलब रेन ड्रॉप्स के स्फेरिकल होने का रीजन सरफेस टेंशन होता है। वो क्या होता है बच्चों की, मतलब अगर हम निकालें ना कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम अगर आपको एरिया मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया, तो वो जो शेप आएगी वो स्फीयर ही आएगी, इसलिए रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप लेते हैं। ठीक है, और जैसे बच्चों अगर हम मान लो पेंटिंग ब्रश है या शेविंग ब्रश है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो कैसे होते हैं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं फैल जाते हैं। जब आप बाहर निकालते हो पानी से बिल्कुल साफ नहीं आ जाते, तो वो क्या हो रहा है, लिक्विड एयर के कांटेक्ट में, जो लिक्विड ब्रिसल्स पे लगा हुआ है वो बाद में एयर के कांटेक्ट में तो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल पास पास आते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर बच्चों एक और एग्जांपल कि जैसे एक पिन को अगर हमने केयरफुली प्लेस किया हो तो वो पिन पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, ऐसे सोचो पानी की सरफेस खिंची हुई सरफेस है, उसके ऊपर अगर आपने कुछ रखा तो वो ऐसे शेप ले लेगी, टूटेगी नहीं शेप जो है, मतलब ऐसे रह जाएगी। तो ऑब्वियसली हल्का सा पिन अगर होगा तो वैसे ऊपर टिकाया जा सकता है।
की शेप बनी इसका भी रीजन सरफेस टेंशन ये जो इधर बनी हुई है, हाँ वही, मतलब खिंची हुई सरफेस है, सोचो आपने बीच में बाहर रख दिया। मतलब आईडी तो ऐसी ही हुई है सरफेस, आईडी तो फ्लैट ही होगी। नहीं नहीं, हल्का सा बेंड होता है जो कि हमें ऑब्वियसली नजर नहीं आता। उसका रीजन क्या? अभी आप सोचो अगर वो बेंड होगा तभी तो दोनों साइड्स की जो फोर्सेस है उनका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो इसके mg को बैलेंस करेगा। इसीलिए तो पिक रखने के बाद है ना, हाँ। अगर हम विदाउट पिक मार्क करें हाँ फिर तो फ्लैट है, फिर तो फ्लैट। यस। देख लिया। तो अब बच्चों हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला बनता है। बच्चों मान लो हम लिक्विड की फिर से टॉप सरफेस की बात करें, ठीक है? ये बिल्कुल जो लिक्विड की टॉप सरफेस है, सोचो ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, मैंने उसकी जो बिल्कुल टॉप लेयर है मैं उसका फिगर बना रहा हूँ और उस टॉप लेयर पे एक ऐसी लाइन बना दी ब्लू कलर की हमने, ये मतलब लाइन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। तो क्या ऐसा होगा कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे दोनों तरफ से फोर्स जैसे मैंने दिखाई है वैसे लग रही होगी रेड कलर की? क्यों? जो इस ब्लू लाइन के ऊपर वाली सरफेस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो वो किधर को फोर्स लगाएगी? अपनी तरफ। जो इसके नीचे वाली सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो वो किधर को फोर्स लगाएगी? अपनी तरफ। भाई कौन सी आपने सरफेस बनाई है? सोचो पानी का ग्लास है, ये टॉप व्यू टॉप व्यू, हम टॉप व्यू से एक लाइन देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में लगेगी बच्चों फोर्स। तो ये फोर्स की क्या डायरेक्शन है? जो भी हमने एक लाइन बनाई उस लाइन के परपेंडिकुलर है और सरफेस के पैरेलल है या टेंजेंशियल है? आया समझ? तो सरफेस टेंशन को हमने मैथमेटिकली बच्चों डिफाइन किया है एज फोर्स अपॉन लेंथ, where L is the length of the span. तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं न्यूटन पर मीटर। और कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर बनते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो ब्लू लाइन है उसकी लेंथ। ये जो S की वैल्यू है बच्चों ये हर लिक्विड के लिए मतलब फिक्स्ड होती है। सर एक्स क्या चीज है? F जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स एक तरफ को, फोर्स टोटल नेट फोर्स है। मतलब इस ब्लू लाइन के ऊपर जो इसके ऊपर वाला लिक्विड है वो जो इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, वो दोनों फोर्सेस होंगी तो सेम ना? सेम इक्विलिब्रियम में तो सेम होना चाहिए। एक बार ही लेते हैं। ऐसे हर केस में हम एक ही लेते हैं, स्प्रिंग वाले केस में, स्ट्रेस वाले। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्लियर हो रही है? इसको अलग से हम लिख भी लेंगे, परपेंडिकुलर टू लाइन एंड टेंजेंशियल टू सरफेस।
ठीक है, ये तो मैंने लिख जरूर लिया क्रिटिकली, बट आप आगे भी देखोगे हमारे को इजी वही रहेगा कि हम जब ये सोचेंगे बस कि बलून की सरफेस है कुछ नहीं, तो उससे एकदम समझ आ जाएगा हर जगह पे डायरेक्शन। इसका बच्चे देखो ये पहला एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो क्या करना है इसमें। व्हाट वी हैव डन इज, ये एक बच्चों वायर का फ्रेम है, ये उल्टा यू करके रखा हुआ है, ये एक वायर का फ्रेम है, इसके अंदर हमने एक सोप फिल्म फंसाई हुई है। सोप फिल्म ऐसे फंसाई जा सकती है एक फ्रेम के अंदर। कोई एग्जांपल इस चीज का, जब हम वो बबल्स ब्लो करते हैं, होता है सोप सॉल्यूशन के अंदर आपने डिप किया एक रिंग को, तो उस रिंग के अंदर एक पतली सी लेयर नहीं बन जाती, तो बिल्कुल वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल के अंदर एक बिल्कुल पतली सी लेयर बन गई लिक्विड की, ठीक है। एक वायर उसके नीचे भी है, ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल वाली वो मूवेबल वायर है, उसके साथ हमने मास m हैंग कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि ये जो फिल्म है इसकी क्या टेंडेंसी है, सिंक्रोनिक, तो वो फिल्म नीचे वाली वायर पे किधर को फोर्स लगाएगी, ऊपर को, जो मास लटका हुआ है वो किधर को फोर्स लगाएगा, नीचे। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाए। एक बार ये बनाओ, सरफेस टेंशन लिक्विड में सरफेस में जहां मर्जी में इक्वल है। हाँ मतलब पर लेंथ जो वैल्यू है, इसलिए मतलब मैंने बोला कि लिक्विड प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड बच्चों। अब बस एक बात जो बच्चों हमें समझनी है, बच्चों ये मान लो ये जो पेज है ये एक फिल्म है, मुझे बताओ इस पेज की कितनी सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में, ये सामने से भी है और ये पीछे से भी। क्या ये दोनों सरफेसेस अलग अलग है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग है, जो बैक साइड में मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग है। तो क्या मतलब हो, टॉप सरफेस, वही बात यहाँ फिल्म में, इस फिल्म की दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में है, तो जो फिल्म की सरफेस आपकी तरफ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जो फिल्म की सरफेस बैक साइड पे है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो क्या मतलब हो, नीचे वाली वायर पे दो फोर्स, ये ऐसे है ना सिचुएशन, देखो कि वायर के साथ ऊपर एक फिल्म जुड़ी हुई है, तो वायर के साथ तो फिल्म की आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड दोनों ही कनेक्टेड है। तो जब फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करेगी आगे वाली साइड तो भी वायर पे फोर्स लगेगी, और जब पीछे वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो भी वायर पे फोर्स लगेगी। तो मतलब वायर पे नेट फोर्स क्या होगी बच्चों,
क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बना? सरफेस टेंशन तो एस होती है, तो फोर्स क्या बन गई एस इंटू एल, एक तरफ से एस इंटू एल दूसरी तरफ से, तो नेट फोर्स क्या बन गई 2s, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे हम एम। सर ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर ऐसे, वो तो हर तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फिल्म को। मतलब ऐसे दो सरफेस है ये आगे वाला ये पीछे वाला, हाँ तो ये अंदर को ऐसे है ऐसे टेंजेंशियल सर, तो ऐसे मतलब ऐसे याद रखो कि उसने अपना सरफेस एरिया कम कर, डेफिनेशन में ये लिखा है ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। मेन बात यहाँ समझने वाली थी बच्चों ये 2 का फैक्टर, क्योंकि दो साइड से रहते हैं, ये आगे भी हर जगह होगा, यू विल हैव टू चेक। जॉनसन मॉलिक्यूल्स वायर के कांटेक्ट में उन पे तो कोई सी वो सब इसमें आ गया सरफेस टेंशन में, हमें अलग से नहीं कुछ लेना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये बच्चों वही वाली चीज हो गई पेन वाली। देखो मैंने कहा कि जो सरफेस है, इसलिए जो पेन है बच्चों इनटू द प्लेन रखा हुआ है ऐसे। तो अगर पहले सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, आपने उस पर पेन रखा, तो क्या होगा, पेन के बाहर से सरफेस से दबचे, तो ये ऐसे वी शेप टाइप्स बन गए। सर्कल से जो पेन है वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन ये इनटू द प्लेन जा रहा है। तो पेन का मास m है और जो उसकी लेंथ इनटू द प्लेन जा रही है वो l है। तो बच्चों इस पेन का एफवीडी बनाओ और बताओ एंगल थीटा के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? कैसे बन जाएगा फिगर? ये एसएल वाली फोर्स की डायरेक्शन समझ आ रही है? देखो जो साइड पे राइट साइड पे सरफेस है वो अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, तो वो इधर अपनी तरफ अपने अलोंग फोर्स लगाएगी। ऐसे लेफ्ट वाली सरफेस भी अपने अलोंग फोर्स लगाएगी। ये एसएल एसएल लग रहा है, एमजी नीचे, तो इसमें क्या बन जाएगा 2SL sin थीटा इज इक्वल टू mg।
Get on. Next case. एल्बो को सर यहाँ पर तो पिन टच हो गया वो L एल्बो सरफेस है जहाँ पिन टच हो वो रहा है लेंथ मतलब ऐसे रखा हुआ है सोचो ये जो पूरी वो है मतलब ये लिक्विड इनटू द प्लेन है सारा सर एलबी क्यों मतलब अगर हम इस कोई एरिया वाला ब्लॉक रखते हैं तो कैसे करेंगे नहीं सरफेस टेंशन तो पर लेंथ ही रखती है ना आप कुछ भी रखो मतलब मैं यहाँ पे मान लो इसकी जगह जो हमने सिलेंडर रखा है यहाँ पे मान लो मैं सिलेंडर की जगह क्यूब रख देता हूँ क्यों क्यों रख दिया या क्यूबॉइड रख दिया मान लो कौन सी है जो लेंथ उसकी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में दो लेंस हो हाँ दो होगी तो दोनों होगी मतलब अगर एक आपका सिलेंडर लिक्विड में डिप्ड सॉरी क्यूबॉइड है जो लिक्विड में डिप्ड है अच्छा वो परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगी हाँ तो वो चारों तरफ से है एक्सिस में तोड़ देंगे तो लेंस एक्सिस में तोड़ देंगे तो हमारे पास भी 3D फिगर आती है हाँ अभी आगे करेंगे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा मतलब हमारे काम की तो हमेशा जो क्वांटिटी है वो है कि मतलब कितनी लेंथ ऑफ द बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में क्योंकि फोर्स कैसे निकल रही है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आ रहा है समझ ओके आई थिंक अगला ही है एक पर जो क्यूब है उसकी साइड एल है उसका एच पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है तो जो मैंने क्यूब के बिल्कुल पास जो लिक्विड सरफेस है वैसे अंदर को कर्व की हुई है वो बात समझ आती है कि ऐसा क्यों होगा देखो जब हमने क्यूब रखा लिक्विड के अंदर तो क्यूब ने क्या किया लिक्विड सरफेस को दबाया लिक्विड सरफेस खींचना चाहती है तो वो कैसी शेप लेगी ऐसे कर्व शेप लेगी ना क्यूब जो अपने लेंथ पे वापस आना चाहती है तब ये फिगर क्या डिनोट कर रहा है कि अगेन बेस्ट तरीका क्या है सोचने का खिंची हुई सरफेस सोचो एक शीट है उसके अंदर आपने कुछ रख दिया भारी ऑब्जेक्ट तो वो कैसी शेप है बेंड हो जाएगा ना वो चीज मैंने थोड़ा बिल्कुल एक्सप्लिसिटली दिखा दी और ये भी लिख दिया मैंने कि assume that liquid surface close to the solid is nearly parallel मतलब ये इतना बेंड कर दिया कि वो बिल्कुल पैरेलल ही हो गया तो हमें क्या क्वांटिटीज दी हुई है सरफेस टेंशन S डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ क्यूब rho L rho S
तो इस केस में इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन बनेगी बच्चों? अच्छा, ऑब्वियसली मैंने तो ये 2D में दिखाया है, ये जो शेप बेंड की हुई है, ये आगे से और पीछे से भी ऐसी होगी ना? सिचुएशन को विजुअलाइज करो ध्यान से। सरफेस टेंशन ये बताओ सबसे पहले तो, क्यूब के कितने फेसेस पे लग रही होगी? चार। ठीक है, हमें दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट वाले, बिल्कुल ऐसे ही शेप फ्रंट और बैक वाले पे भी बनेगी। लेफ्ट राइट, जो आगे की तरफ होगा और जो पीछे की तरफ होगा। नीचे वाला क्या, नीचे वाले फेस पे सरफेस टेंशन की क्यों? वहां तो कोई ऐसा लिक्विड है ही नहीं जो एयर के कांटेक्ट में, ना नीचे है, टॉप पे तो लिक्विड ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए जो सिर्फ जो चार वर्टिकल फेसेस हैं उनके ऊपर सरफेस टेंशन की फोर्स है। अब मुझे बताओ ये फोर्स बच्चों कितनी लेंथ पे लग रही है सरफेस टेंशन की? ऐसे चारों तरफ से क्या लेंथ बनेगी? स्क्वायर बन जाएगा ना, जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो ये सिचुएशन होगी, mg नीचे को, बॉइंट फोर्स रो एल वी आई जी ऊपर को, और हर फेस से s इंटू एल सरफेस टेंशन ऊपर को। ठीक है, Surface tension is the tendency of liquid surfaces at rest to shrink into the minimum surface area possible. Do you want me to keep reading? नो जो आपने वो पैरेलल वाली कंडीशन बताई है, वो वर्टिकल सरफेस के पैरेलल में है। हाँ वर्टिकल सर, ये ऐसे। अच्छा, आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो? ध्यान से सोचो जो मैं कह रहा हूँ। विजुलाइज द सरफेस जहां पे लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है एंड सॉलिड को भी टच कर रहा है। वो शेप क्या बनेगी? एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बन जाएगा ना, जहां पे
ये इस तरह लग रही है कि बच्चों फोर्स, ये बात कहाँ पे यूज हुई कि वो उसके पैरेलल है, तो ये ऊपर लिखी हुई है लाइन, तभी तो ये फोर्सेस को वर्टिकल दिखाया मैंने। अगर किसी एंगल पे होती तो वो फोर्सेस स्टेडी लग रही होती, फिर कुछ ना कुछ कंपोनेंट था उसका। सबको आ गया समझ? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg rho s l cube into g is equal to rho vg plus 4sl, l कट जाएगा, तो ये हमारे पास एक तरह से इक्वेशन है। आगे समझ? लिक्विड ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स का कंपोनेंट यहाँ आता है। इसीलिए मतलब मैंने क्लियरली फिगर में दिखाया। अच्छा आगे समझे? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो जो लिक्विड की सरफेस पे एक डिस्क पड़ी है कोई, ठीक है, जिसको हम एक फोर्स F लगाकर खींच रहे हैं, ठीक है? ये जो फिगर है ये उस इंस्टेंट का है जब उसका कांटेक्ट जस्ट छूटने वाला है लिक्विड से। तो आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं, रो एस आर की तो जरूरत नहीं, जब रो एस और आर आ गया तो इनकी तो जरूरत नहीं, एस आ गया और आपको दिया हुआ है कि नेग्लिजिबली इमर्स्ड है। अभी तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पे जो लिक्विड की सरफेस थी और यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिक्विड की सरफेस को नीचे की तरफ बेंड किया हुआ, यहाँ ऊपर की तरफ बेंड किया हुआ, ये बात लॉजिकल है। उधर बाहर पड़ रहा था तो लिक्विड सरफेस नीचे को गई, यहाँ पे किधर को लग रही है फोर्स? ऊपर को, तो लिक्विड की सरफेस इसलिए ऊपर की तरफ बेंड कर। तो बच्चों आपको बताना है कि इस इंस्टेंट पे कितनी फोर्स चाहिए हमें कांटेक्ट छुड़वाने के लिए। ये तो मैथमेटिकली गलती हो गया कि जो सरफेस है लिक्विड की वो अपना एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, बट ऐसे करके तो वो बढ़ा रही है अपना एरिया, मतलब अगर वो स्ट्रेट रहे तो सबसे कम एरिया कम ही आएगा। देख तो है, बट अब सिचुएशन ऐसी बन गई, ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि हम जैसे कहते हैं कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अवॉइड करना चाहती है, बट फ्रिक्शन होते हुए भी रिलेटिव मोशन हो तो जाती है। अगर आपने उससे डोमिनेंट फोर्सेस लगा दी तो वो एकदम नहीं कर पाई। लिक्विड जो है वो जब वेट के कारण नीचे गया, जो ऐसी शेप बनी लिक्विड की, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि लिक्विड की डिस्क के साथ जो फोर्स थी, अट्रैक्टिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, तो वो ज्यादा थी, जिस कारण से जब डिस्क ऊपर गया सो लिक्विड उसके साथ ही चिपका रह गया और इस कारण से उसने इधर वो ऊपर चला गया, ठीक है। जब लिक्विड फिर अपना एरिया मिनिमाइज करेगा, हाँ, अब लिक्विड में टेंडेंसी है अपना एरिया मिनिमाइज करने की, तो उस कारण से जो लिक्विड है अब वो इस डिस्क पे किधर को फोर्स लगाएगी? सिर्फ फोर्स लगेगी, ठीक है, बट जो लिक्विड की सरफेस साइड पे आपने जो टेबीसी बनाई है वो स्ट्रेट रहेगी ना, वो फिर हो गई, वो बन गई क्योंकि डिस्क थी। अब यहाँ पे कई सारी चीजें आ गई ना, एक लिक्विड की जो सरफेस टेंशन थी अपनी वो है, लिक्विड डिस्क के साथ उसकी कुछ अलग से एडहेसिव फोर्स है, एक वो आ गई। हम ये मान रहे हैं कि वो फोर्स ज्यादा थी लिक्विड वाली डिस्क के साथ,
अगर तो लिक्विड और डिस्क में कोई एडहेसिव फोर्स ही ना होती, मान लो 1%, तो क्या होता? तब तो लिक्विड अपना अलग रह जाता, डिस्क सीधा ऊपर उठ जाती। हम मान रहे हैं कि ये कुछ ऐसा था कि भी लिक्विड चिपका रहा डिस्क के साथ। सर वो चिपक गया ठीक है, बट वो जो शेप साइड में बन रही है वो टेंडी क्यों बन रही है, मतलब ऐसे कर्व सा क्यों बन रहा है? वो जो सरफेस टेंशन चाह रही थी वो सीधी होती सरफेस, बट वो उसको कौन सी फोर्स को बोल नहीं, फिर से वही सोचो, एक खिंची हुई सरफेस, एक बलून की सरफेस है खिंची हुई, अगर मैं उसको बीच में से कहीं ऊपर उठाऊंगा तो वो कैसी शेप में रहेगा? वो लेगा तो ऐसे। हाँ, मैथमेटिकली वो वाला एरिया कम आएगा कि ऐसे वाला एरिया कम आएगा? कौन सा? एक तो हो गया कि वो जैसे पोर्टल स्केल में वैसे ऊपर आ रही है, एक है कि मतलब एक सर्कुलर पिरामिड बन गया वहां पर, परफेक्ट पिरामिड, तो कौन सा एरिया मिनिमाइज होगा, कम एरिया कौन सी वाला होगा? मतलब आप कह रहे हो कि कर्व वर्सेस स्ट्रेट लाइन, यस मेरा ये क्वेश्चन है कि कर्व बननी चाहिए या स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए? कि इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन वाला ऐसे चलेगा उसका एरिया कम है, कर्व का एरिया ज्यादा बन है, वो मेरा क्वेश्चन है कि वो क्यों बन रहा है? तो वो तो ऐसा बलून से सीधा सोच सकते हैं, जैसे अगर हम ऊपर उठाते हैं तो वहां पे भी ऐसी शेप ही बनती यस सर। है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस है हमारे कारण से वैसे। हाँ बच्चों, तो सिचुएशन हो गई क्लियर? अब इस सिचुएशन में क्या फोर्सेस की क्या इक्वेशन बनेगी? अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो किस शेप के ऊपर लग रही है? सर्कल या रेखा। तो बताओ फोर्स बैलेंस कैसे होगा? इसकी हाइट ऐसी मान ली प्रोबेबली। अच्छा, वो शायद इसीलिए हम लगी होगा तो एम्प्टी टर्म्स में, जैसे भी चाहे एच पे बचा है। हाँ जी, तो इस केस में क्या बच जाएगा? F equal to mg plus 2 pi rs। ना जो mg नीचे लग रहा है प्लस वो सर्कल बना 2 pi r का, उस पे 2 pi rs। यहाँ पर भी तो हमने assumption explicitly लिखी नहीं थी, बट स्टिल हम वही मान रहे हैं कि जो ब्लू सरफेस है वो नियरली वर्टिकल। हाँ वो मतलब अगर ये मास m ना दिया होता फिर हमें डिस्क का मास कितने के लिए उसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते तो उसकी हाइट h चाहिए, तो इसलिए या m चाहिए था या h चाहिए था। बच्चा हो गया क्लियर? अब इसको रिंग के लिए रिपीट करो बच्चों, अगर डिस्क की जगह रिंग होती है।
तो जैसे हम पहले कह रहे थे, अब हम सीधा ये नहीं सोच सकते ना एरिया मिनिमाइज, तब तो हमें ये सोचना है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसके साथ इक्विलिब्रियम रखने के लिए क्या शेप करनी चाहिए, पिरामिड बनेगा या कर्व बनेगा। तो अगर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो फिर तो हम सीधा एरिया मिनिमाइज कर देंगे, पर यहाँ तक एक्सटर्नल फोर्स कर ली है तो हमें तो ये देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करते हुए इक्विलिब्रियम के लिए क्या शेप करनी है। तो रिंग की थिकनेस तो नेग्लिजिबल थिकनेस। ऊपर वाले पोर्शन में सर्कल को एक्सप्लेन करना। इसका जो इक्वल के साथ पूरा एरिया है हमें उससे मतलब नहीं है। आप तो ये सोचो ऐसा पोर्शन जहां डिस्क लिक्विड को भी टच कर रही है और लिक्विड एयर को भी टच कर रही तो एडीसी फोर्स से मतलब है। हम जिस एडिसिव फोर्स की बात कर रहे हैं वो कौन सी लगी है, सरफेस टेंशन पर, वो तो वहां लगी है ना जहां लिक्विड एयर के कांटेक्ट, वो तो जो बॉर्डर पे बनेगा सरकमफ्रेंस पे वही आएगा। हाँ बच्चों, रिंग के साथ क्या फर्क पड़ेगा, 4 पाई आर एस हो जाएगा। क्यों, अब अंदर वाली साइड से भी लगेगी, ठीक है। R1 R2 होगा तो बस क्या फर्क पड़ेगा कि, ठीक है इसको बच्चों सीधा आप वो लिख लो 4 पाई आर एस, है ना। बस लॉजिक क्या समझना था कि तब रिंग की इनर साइड पे भी फोर्स करें। अगला कंसेप्ट आता है बच्चों सरफेस एनर्जी। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन कर सकते हो। चलो लेट इट बी, इसको बस आपने बच्चों 3A कंप्लीट कर लेना जी पार्ट तक। इसके क्वेश्चन नहीं होने पर यस कोई नहीं दोबारा ट्राई करो कल, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। होता कुछ भी नहीं है, यही दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं करना। जो बर्नौली की एप्लीकेशन से आ रही है शिफ्ट लाइक करने के क्वेश्चन दोनों स्टैंडर्ड से कैसे वो आपने करवा दिए तो हो पर जहां पे कुछ नया सा आ रहा है वहां पर कोई एग्जांपल दो मुझे, याद यहाँ पे होगा। जैसे ये पैसे ये तो फिक्स्ड वाला क्वेश्चन है जैसे ये पैसे जाते हैं अब जैसे 6th क्वेश्चन है, चलो यही मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो जो बात समझने वाली थी कुछ भी नहीं है, V1 तो निकल गया सीधा, उसका तो कोई टेंशन नहीं है ना। V1 तो कैसे निकलेगा, तो उसके ऊपर वाली हाइट से ही मतलब है हमें प्रॉब्लम का आएगी V2 पे। तो V2 लगाने के लिए आप सोचोगे कि बर्नौली कहाँ लगाई जाए, है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आई थिंक जहाँ मल्टीपल लिक्विड्स है, ये जैसे ये जो पैसेज 3 है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम तो बर्नौली एक ही लिक्विड में लगा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले 1.1 यहाँ लोगे और 1.2 यहाँ लोगे, तो क्या 1 और 2 में बर्नौली लगा सकते हैं। फिर आप 2 और ये 0.3 इसके बीच में बर्नौली लगा दो, इसमें लगा सकते हैं। 2 पॉइंट का तो यही फायदा है ना कि उसको ऊपर वाले लिक्विड का पार्ट भी मान सकते हैं, नीचे वाले का पार्ट भी मान सकते हैं, तो 2 बार बर्नौली लगाएंगे उससे सॉल्व। पॉइंट 1 और 2 पे स्पीड तो सेम ही है क्योंकि एरिया से
तो आपका बेसिकली सीधा ये आ जाएगा 1 और 2 में 1 वाली लगा के कि P2 is equal to P0 plus rho GH, rho 1 GH. एरिया से कंटिन्यूटी इक्वेशन नीचे वाला नीचे का भी कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं आपको 1 और 2 में करना है ना 1 और 2 को उसके नीचे वाली इक्वेशन से कर या स्पीड क्या है? 1 और 2 में जब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो पॉइंट 1 का जो एरिया और पॉइंट 2 का जो एरिया है उसे अच्छा ओके। तो V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा तो V वाली टर्म तो कट ही जाएगी सिर्फ प्रेशर और हाइट वाली टर्म बचेगी तो आपका सीधा ही आ जाएगा मतलब प्रैक्टिकली सेम रिलेशन ही आ जाएगा P2 इक्वल टू P0 प्लस rho GH तो फिर 2 और 3 का ठीक है इन लाइंस पे ट्राई करना और तो बस यही है और तो कुछ नहीं है चलो ठीक है बच्चों ओके